अखिलेश यादव का कुनबा है, हर कोई सांसद और विधायक ही है, चाहे मामा के बेटे हो, चाचा के बेटे हो, खुद उनकी वाइफ डिम्पल यादव वो भी सांसद हैं। क्या राजनाथ सिंह के बेटे विधायक नहीं हैं? क्या राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह अपना राजनीति में होल्ड नहीं रखते हैं? वो रक्षा मंत्री हैं। जयंत चौधरी जी को लेके गए, क्या वो परिवारवाद के कारण नहीं है? नो इफ एंड बट, सीधे बुलडोजर एक्शन हो जाता है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो ये जो नीट का पेपर लीक हुआ था, इनके लोगों पे बुलडोजर कब चलेगा? तो अखिलेश यादव ने 3 शब्दों का ट्वीट किया है, बीजेपी वर्सेस सीजेपी, कि अब जो लड़ाई है वो बीजेपी बनाम जेनजी है, कॉकरोच जनता पार्टी। कि सपा एक वर्ग विशेष के प्रति तुष्टीकरण करती है। अखिलेश यादव जी के मंच आप देखती होंगी, तो उसमें मुझे एक व्यक्ति का नाम ऐसा बता दीजिए जो कोई गुंडा हो, कोई माफिया हो, कोई रेपिस्ट हो, जो उस मंच पे बैठा हो। सीएम योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखा दिए थे और फिर आपको जेल में जाना पड़ा था। मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जेल से आने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ संतावना। 27 को लेकर के क्या चल रहा है? 27 को लेकर के पीडीए चल रहा है। पीडीए जो पीड़ित, अपमानित, शोषित लोग हैं। पीडीए में 90% पिछड़ा ज्यादा सुनाई देता है और सवर्ण होने के नाते कि सवर्ण होके हम पीडीए के हक की रक्षा करेंगे। और रही बात पीडीए की, तो पीडीए में पी से पंडित भी है, या अगर मैं डी की बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं उसमें डी में देखते हैं कि दलित। और अब तो पीडीए का एक नया फुल फॉर्म भी दिया कि प्रेम, दया और अपनापन। खुशियां हो गई थी, मिठाइयां बट गई थी, जीत की, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ था? ठीक है, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। जनता की ताकत पे चुनाव लड़ा, मैंने जनता के भरोसे पे चुनाव लड़ा। ज्यादा मुश्किल समय कौन सा था, जेल में रहने वाला या फिर 22 की हार के बाद था? मेरे लिए कोई समय इसलिए नहीं टफ हुआ क्योंकि जब मैं जेल गई तो मुझे एक नया टास्क मिला कि नहीं, मुझे लड़ना है। बंगाल पहली बार बीजेपी ने जीता, इतनी बड़े मार्जिन के साथ जीता। नहीं, बंगाल ने हम लोगों को अवेयर किया है, सतर्क किया है। सवाल तो आपने भी किया था जब सीएम आवास के बाहर 112 डायल महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही थी, उनकी तस्वीरें, उनके पोस्टर्स आपने लगवा दिए थे। कॉकरोच जनता पार्टी इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो ये गुस्सा है युवाओं में, और ये गुस्सा आज का नहीं है, ये धीरे धीरे जो तमाम मुद्दे हुए उनसे पनपा है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नई हस्ती के साथ, आपके सामने रूबरू उसको लेकर के आएंगे। बात अगर राजनीति की करें और खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो बहुत कम युवा हैं जो बहुत तेज तर्रार तरीके से अपनी बातों को रखने का दमखम खुद में रखते हैं, और उसमें भी अगर वो युवा लड़का नहीं लड़की हो तो बात ही कुछ और हो जाती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार युवा नेत्री पूजा शुक्ला की। जी हाँ, वही पूजा शुक्ला, आपको याद होगा, जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को सरेआम काले झंडे दिखाने का एक तरीके से जुर्रत की थी, हिम्मत की थी। इसके बाद वो एक बार फिर सुर्खियों में बहुत ज़्यादा आई थी जब महिलाओं का मुद्दा उन्होंने उठाया था। डायल 112 की महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही थीं, उसके पोस्टर्स उन्होंने सीएम आवास के बाहर लगाए थे। हालांकि चर्चा में वो बहुत बार आई। 22 के चुनाव को जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था, लखनऊ उत्तर सीट से, उसको लेकर के भी। लेकिन आज की क्या प्लानिंग है, और क्या वो 2017 और 22 वाली जो आग थी वो अभी भी उनके अंदर है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। बिना देर किए अपने मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले पूजा, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने इतनी बड़ी भूमिका बनाई इस बात को सोच करके कि जो 2027 के चुनाव हैं उसके लिए तैयारी कैसी चल रही है, वहाँ से शुरुआत ले करके जो 2017 के आसपास इंसिडेंट्स हुए थे वहाँ तक हम पूरा इसकी रेंज को लेकर के जाएंगे। उन 10 सालों के आसपास आपको भी पूरे 10 साल का अनुभव इस बीच में हो गया होगा शुद्ध तौर पे राजनीति में रह करके। सबसे पहले 27 को लेकर के क्या चल रहा है? 27 को लेकर के पीडीए चल रहा है, और पीडीए जो पीड़ित, अपमानित, शोषित लोग हैं, जिनका शोषण इस व्यवस्था ने किया है, उनकी मुखर आवाज़ बन के माननीय श्री अखिलेश यादव जी लगातार उनकी आवाज़ को एक मुख्यधारा की राजनीति में लेकर के आ रहे हैं, उनकी आवाज़ को मुख्यधारा की राजनीति से जोड़ रहे हैं। और जिन मुद्दों पर, जिन लोगों के हक और अधिकारों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता था, उन मुद्दों को महत्वपूर्ण भूमिका में अगर कोई पॉलिटिक्स के केंद्र बिंदु में लेके आया तो अखिलेश यादव जी हैं। तो 2027 में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए पीडीए कार्यरत है। पीडीए में 90% पिछड़ा ज़्यादा सुनाई देता है, और सवर्ण होने के नाते सवर्णों का कितना हक
वहाँ पे रखा जा सकेगा और कितना लोग ये एक्सेप्ट कर सकेंगे कि सवर्ण होके हम पीडीए के हक की रक्षा करेंगे? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने भजन सुना होगा ना कि जिसकी जैसी भावना रहती है प्रभु की मूरत उसमें वैसी व्यक्ति को दिखाई देती है। तो जब हम पीडीए को देखते हैं तो हमें पीड़ित लोग दिखाई देते हैं। जब हम पीडीए को देखते हैं तो हमको शोषित लोग दिखाई देते हैं, वो लोग दिखाई देते हैं जिनका अपमान हुआ है इस व्यवस्था में। और रही बात पीडीए की, तो पीडीए में पी से पंडित भी है। अभी तो देखने वाले की बात है कि पिछड़ा पिछड़ा देखता है, पंडित पंडित देखता है, पीड़ित पीड़ित देखता है। या अगर मैं डी की बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं उसमें डी में देखते हैं कि दलित, बहुत सारे लोग और भी डेवलपमेंट देखते हैं और भी सब तमाम चीज़ें देखते हैं। तो आप ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो पीडीए को किस परिभाषा में लेना चाहता है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने तो तमाम तरह से पीडीए की कई बार व्याख्या करी है और अब तो पीडीए का एक नया फुल फॉर्म भी दिया कि प्रेम, दया और अपनापन। तो कहीं ना कहीं पीडीए बहुत बड़ा है और वो पूरे समाज को एकजुट करके आगे बढ़ रहा है। हम अगर हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं, हम दलितों की बात कर रहे हैं या हम आधी आबादी अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, तो हम साथ ही साथ उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जो भले ही अपर कास्ट से आते हैं लेकिन उनके साथ उनका शोषण हुआ। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं कई बार जेल गई और जिस तरह का अपमान हुआ, या तो मैं तो पंडित हूँ लेकिन उसके बावजूद पीडीए का हिस्सा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए दुखी पीड़ित लोगों के लिए बनाया। जो भी दुखी पीड़ित है वो आए और अपनी बात को मुखरता से रखे और मुझे लगता है कि पीडीए ही एनडीए को हरा सकता है। पी से पॉजिटिव भी कह सकते हैं और एनडीए का एन नेगेटिव है, इसीलिए हम पॉजिटिव हैं और वो नेगेटिव हैं। आपने जेल जाने की बात कही, वो दौर कैसा था जब आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखा दिए थे और फिर आपको जेल में जाना पड़ा था? बहुत शुरुआत रही थी आपकी राजनीति की। वो देखिए, युवा विद्रोही होता है, रिबेलियस होता है, वो परिवर्तन चाहता है। और मैंने देखा है कि तमाम किताबों में अगर जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे महापुरुषों को पढ़ते हैं, या हम अगर इमरजेंसी का आंदोलन देखते हैं या उससे पहले अगर आप चले जाइए, तो युवाओं ने हमेशा परिवर्तन चाहा है, हमेशा विकास की पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, एजुकेशन की पॉलिटिक्स वो चाहते हैं। लेकिन किताबों में पढ़ना और उसको अपने असल ज़िंदगी में उतारना, दोनों में बहुत अंतर है। तमाम लोग भगत सिंह की किताब पढ़ते हैं, तमाम लोग माननीय नेताजी को पढ़ते हैं और वो देखते हैं कि कैसे लोहिया जी, नेताजी, जयप्रकाश जी या भगत सिंह या तमाम सोशलिस्ट लीडर कैसे जेल गए या उन्होंने जेल से पत्र लिखे या जेल में यातनाएं सही। तो वो पढ़ना हम लोगों ने किताबों में, लेकिन जो उसका अनुभव हुआ वो 2017 में जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री को झंडा दिखाया उसके बाद हुआ। तो जब हम लोग जेल गए तो एक युवा जिसकी उम्र 20 साल हो, तो आप सोचिए कि वो क्या कल्पना करेगा जेल के बारे में। क्योंकि बचपन से जब हम बड़े होते हैं तो यही सुनते हैं कि जेल बहुत बुरी जगह है, जेल नहीं जाना है। तो एक तरफ वो परसेप्शन है कि जेल में कैसे लोग रहते हैं और दूसरी तरफ एक बहुत ही यंग एज की लड़की है जिसने शायद घर से बाहर निकल के लखनऊ के अलावा कोई आसपास के ज़िले भी ना घूमे हो। तो जेल का अनुभव तो अपने आप में ही अलग है, क्योंकि आप जब वहाँ जाते हो तो आपको वो लोग मिलते हैं जो क्राइम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जेल तो वही गया है जिसने क्राइम किया है या जो क्राइम के आरोप में है। तो हम लोग तमाम लोगों से मिले, बात की, तो एक नया अनुभव था जेल का। और राजनीति में कोई ऐसा नहीं है जो जेल ना गया हो, तो सबको समय समय पे इस अनुभव को सीखना पड़ता है। लेकिन महिलाओं के लिए ये अनुभव इसलिए भी नया है क्योंकि बहुत कम महिला पॉलिटिशियन है जिनका जेल का अनुभव रहा हो। महिलाओं के अलग माइंडसेट होते हैं। जैसे आप जब जेल जाएंगे तो आपको बहुत डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी कि तमाम लोग कितने सालों से न्याय की उम्मीद में पड़े हुए हैं कि उनको न्याय मिलेगा, डिप्रेशन के कितने केसेस हैं या क्राइम में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है। तो हर तरह की चीज़ आपको जेल में सीखने को मिलती है। तो जेल अपने आप में एक पूरा दृश्य आप पूरी दुनिया का देख सकते हो जेल के अंदर। जेल से आने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ संतावना या आपके लिए कुछ किया गया, आपको लगा? क्योंकि उस समय मुझे लगता है हमारे माइंड को जो चीज़ थोड़ी रिलैक्स दे, जो हमको कोई बूस्टअप करे, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रही होगी। देखिए, मैं समझती हूँ कि जब ये पूरा जेल का इंसिडेंट हुआ तो जाहिर सी बात है कि आम परिवार से जो बच्चे थे, जो हम लोग के साथ और भी लोग थे, तो कोई बहुत बड़े परिवार का नहीं था। तो सबके परिवार में एक थोड़ा सा एक डर था, एक बेचैनी थी कि क्या होगा। लेकिन उस दौर में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से सभी लोगों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई या आश्वासन दिया या संतावना दी, और समाजवादी पार्टी
पार्टी ने, हम सारे लोगों का जो लीगली केस था वो समाजवादी पार्टी ने लड़ा, हमें जमानतदार की भी व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, वो सब समाजवादी पार्टी ने की। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ श्री अखिलेश यादव जी का, जिनकी वजह से हम अपने फीस के मुद्दे पर लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं हमें एक, हमारा मनोबल नहीं टूटा, हमारा मनोबल बढ़ा, क्योंकि सरकार ने तो पूरी योजना बना ली थी कि हमारा मनोबल तोड़ दे। सरकार ने जेल भी इसीलिए भेजा क्योंकि झंडा दिखाना, कोई पहली बार तो किसी ने किसी को झंडा नहीं दिखाया। तमाम लीडर्स रहे हैं जिनका विरोध हुआ है, जिनको झंडा दिखाया गया, तमाम देश के प्रधानमंत्रियों के साथ ऐसा किया गया है। लेकिन जो तानाशाही चल रही थी उत्तर प्रदेश में, और वो तानाशाही का परिणाम था कि हम लोगों को जेल भेजा गया। और मैं उस क्षण को नहीं भूल सकती हूँ जब माननीय नेताजी हम लोगों से मिलने आए। श्रद्धेय नेताजी जेल में हम लोगों से मिलने आए थे, हम लोग जेल में बंद थे, और नेताजी जब मिलने आए तो अपने आप में इतने बड़े लीडर हम लोगों से जेल में मिलने आएंगे मामूली छात्रों से, ये बहुत बड़ी बात थी। और हम लोगों के लिए वो बहुत भावुकता का भी क्षण था, क्योंकि नेताजी को हमने कभी करीब से नहीं देखा था। पहली बार नेताजी को हमने देखा कि नेताजी आए और नेताजी ने कहा, अरे तुम लोग को क्यों जेल भेज दिया या कैसे आना हो, तो बताया। तो नेताजी ने फिर अपना संघर्ष बताया कि वो भी कितनी कम उम्र से संघर्ष किया, उन्होंने भी जेल गए, तमाम आंदोलन किए। तो नेताजी ने भी ये बात की कि सच के लिए लड़ना चाहिए, और सच के लिए एक नहीं 1000 बार आपको जेल जाना पड़े तो डरना नहीं चाहिए। और एक सबसे बड़ा डर जो लोगों के दिल में होता है वो जेल का है, और आज उस डर से हम लोगों को उबारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अच्छा, जेल जाने के बाद जो दूसरा बड़ा आपका कहेंगे जब आप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में थी, वो 2022 का लखनऊ का विधानसभा का चुनाव था। जहाँ तक आंकड़े हम देखते हैं, लखनऊ नॉर्थ से वो चुनाव था और आप करीब 3 बजे तक 16,000 वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन फिर अचानक 34,000 वोटों से हार जो है वो डिक्लेयर हो जाती है। मुझे अभी भी याद है कि खुशियाँ हो गई थी, मिठाइयाँ बट गई थी जीत की, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ था? अगर मैं उस क्षण की बात करूं जो मेरे चुनाव का था, ठीक है, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन मैंने स्वीकार कर ली, क्षेत्र ने तो नहीं स्वीकार की। मैं तमाम लोगों से मिली, बात किया, और या अगर मैं जब काउंटिंग रूम में थी, 2 बार ब्रेक लिया गया। एक बार लंच के नाम पर ब्रेक लिया गया, और जब हमारी लीड बनी हुई थी तो काउंटिंग को स्लो करके काउंटिंग शो करना बाहर बंद कर दिया। फिर जब हम लोगों ने लगातार ये बात कही कि आप ये तो बताइए कि क्या नंबर आ रहा है, क्या मार्जिन आ रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, 22 राउंड हो चुके हैं, कोई भी अधिकारी बात करने और जवाब। और मैं आपको बता रही हूँ, जो अधिकारी 3:30 बजे तक हम लोगों से कह रहे थे कि आप लोग जो है अभी बहुत ज़्यादा वो मत करिए, नहीं तो ये लोग दबाव बनाएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, वो अधिकारी 4 बजे के बाद ऐसा परिवर्तित हुए कि एकदम वो, उनको जैसे लगा कि वो बचपन से जनसंघी थे, जिस तरह का व्यवहार था उनका। और डीएम ने जो भूमिका निभाई वो तो सबसे खराब थी। कौन डीएम जाकर के काउंटिंग रूम में खड़े होकर डीएम काउंटिंग कराता है? फिर दूसरी बात ये कि 2 बार ब्रेक लिया। मैंने जब मेरा रिजल्ट 10 मार्च को आया, 11 मार्च को मैंने अपना इंटरव्यू एक चैनल को दिया था, बड़े चैनल को। मैंने उनसे कहा कि मैंने काउंटिंग रूम में इलेक्शन कमीशन के अधिकारी से कहा कि मेरे यहाँ मशीनें 99% चार्ज हैं, और इन मशीनों का अगर पूरा 10 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे उपयोग हुआ है तो ये 99% चार्ज कैसे हो सकती हैं? और यदि ये चार्ज हैं और ये कोई मुद्दा नहीं है तो आप मुझे लिख करके दे दीजिए कि हाँ 99% चार्ज थी मशीन, बट ये कोई इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें लिख के नहीं दिया। सबसे पहला विवाद वहीं से शुरू हुआ। फिर दूसरा विवाद तब शुरू हुआ कि बीच मशीनों को रोक रोक करके आप दोबारा गिनने लग जा रहे हैं, और जब मशीन में दोबारा आप खोल रहे हैं तो वो डिजिट एरर दिखा रही है, और फिर आप उसको साइड रख दे रहे हैं कि इसे तुरंत हम वापस गिनेंगे। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मतलब उनसे लड़ता रहेगा? वो तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल टूटेगा। लेकिन फिर भी मैं लड़ी, और अंतिम समय तक लड़ी, और उसके बाद जब बुला करके उन्होंने उनको सर्टिफिकेट ही दे दिया तो मुझे समझ में आया कि शायद मैं एक आम परिवार से आती थी। मेरे पिताजी विधायक नहीं थे, मंत्री नहीं थे, मैं किसी बड़े पिता की बेटी नहीं थी, या कह सकते हैं कि मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ अपनी फैमिली की, या मेरा कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं था, और पूरी सरकार मेरे खिलाफ लड़ रही थी। तो शायद यही मेरा दोष था कि मैं गरीब थी, या मैं उतनी अमीर नहीं थी कि मैं डीएम के यहाँ ब्रीफ केस पहुँचा सकूँ या उनको ओबलाइज कर सकूँ। जनता की ताकत पे चुनाव लड़ा मैंने, जनता के भरोसे पे चुनाव लड़ा, पैसे के दम पे चुनाव नहीं लड़ा। मैंने धनबल और बाहुबल की पॉलिटिक्स में जनबल को अपना हथियार बनाया और जनता के मुद्दों पे लड़ा। यही मेरी कमी थी कि शायद मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए मेरे लिए बेईमानी करना बहुत आसान था मेरे साथ, वही किया गया मेरे साथ। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं हार के आई वो दिन है, और आज 4.5 साल बीत चुके हैं। मैंने उस दिन हारने के बाद ये सोचा कि
कैसे सरवाइव करेंगे लोग, इतने लोग रो रहे थे, परेशान थे, क्योंकि आप जब चुनाव लड़ते हो तो आप तो सिर्फ फेस हो, आपके पीछे हजारों कार्यकर्ता, उसके पीछे लाखों वोटर्स जो लाइन में घंटों लग के आपको वोट देते हैं, उनकी तमाम आशाएं और उम्मीद होती हैं। और मुझे क्षेत्र, मेरे लखनऊ उत्तर विधानसभा के क्षेत्र की जनता के साथ साथ मैंने ओवरऑल भी देखा, जो लोग पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, किसी ने मुझे कभी ये नहीं माना कि मैं हार गई हूँ। सब ने मुझे उतना ही सम्मान दिया जो एक जीतने वाले विधायक से भी ज़्यादा था। तो भले ही मैं नंबर्स के काउंट में हार गई हूँ उस समय, लेकिन दिलों के काउंट्स में जीती हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे आज खुशी है कि मैं उन तमाम लोगों के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं आशा और उम्मीद हो जो कभी पॉलिटिक्स में आने की सोचते भी ना हों। आज वो लड़कियां मुझे देखती हैं या मुझसे मिलती हैं, या वो जो हमारे क्षेत्र की महिलाएं हैं जिन्होंने कभी विधायक देखा ही नहीं कैसा होता है, जब वो मुझको देखती हैं तो वो भरोसा ही नहीं कर पाती कि अच्छा ये विधायक हैं। तो वो क्योंकि अपनापन है, वो एक मैंने उनसे कभी जनता और नेता वाला रिश्ता नहीं रखा, मैंने उनसे परिवार जैसा रिश्ता रखा। किसी का सुख हो दुख हो, जैसी भी परिस्थिति हो, हम उनके साथ हैं। हाँ, राजनीति में गॉडफादर लोगों के होते हैं, पिता विधायक हो तो आसान हो जाता है सब कुछ, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने बहुत सारे परसेप्शन को तोड़ के पॉलिटिक्स किया, और इस परसेप्शन को भी 2027 में हम तोड़ेंगे। ज़्यादा मुश्किल समय कौन सा था, जेल में रहने वाला या फिर 22 की हार के बाद का? मेरे लिए कोई समय मुश्किल नहीं था। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ। आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मेरा भगवान में असीम भरोसा है। मुझे लगता है कि एक महिला की ज़िंदगी एक आम परिवार में क्या होती है, घर, बच्चे, या बहुत ज़्यादा अगर नौकरी कर ली तो कहीं नौकरी करने चली गई। मैंने इस दुनिया को देखने का नज़रिया सीखा है, मैंने इस दुनिया के उतार चढ़ाव को बहुत पास से करीब से देखा है, ग्लैमर और नॉर्मल लाइफ के अंतर को समझा है। जो बहुत पावरफुल है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत खुश है या बहुत ही वो बहुत ही कम स्ट्रेस है या उसके पास चीज़ें बहुत आसान हैं। जो जिस परिस्थिति पे है, वो कैसे जीवन जी रहा है, वो वही व्यक्ति जानता है। मेरे लिए कोई समय इसलिए नहीं टफ हुआ क्योंकि जब मैं जेल गई तो मुझे एक नया टास्क मिला कि नहीं, मुझे लड़ना है, मुझे सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ना है। और जब मैं 2022 में आ रही तो मुझे नया टास्क मिला कि मुझे 27 में जिनकी आवाज़ बनने के लिए मैं लड़ रही थी, मुझे हारना नहीं है, मुझे इस बार जीतना है। और मुझे ये भरोसा है कि मेरा जो विश्वास है, मैंने आज तक जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है वो मैं हारी नहीं हूँ। और ये मेरे लिए चैलेंज है कि एक बड़े बाहुबली धनबली से मुझे जनता की आशा और उम्मीद, जो लोग कहते हैं ना कि अरे ये गरीब क्या पॉलिटिक्स करेंगे, अरे ये मिडिल क्लास क्या पॉलिटिक्स करेंगे, अरे ये लड़की क्या पॉलिटिक्स करेगी, इसी परसेप्शन को तोड़ना है। जब पूरा शासन प्रशासन मिलकर आपको हराना चाहे तभी आपको जीत के आने में ही जो मज़ा है वो एक अलग ही है। और मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मैं जीत के आऊँगी। 27 को लेकर के सबकी कवायद चल रही है, आप भी इस बार प्रण ले चुके कि हम जीत करके आएंगे। तैयारियां कितनी चल रही हैं, मीटिंग्स कितनी चल रही हैं, अखिलेश यादव जी से मुलाकात होती है? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको निर्देश दिया है कि जितने भी लोग चुनाव लड़ने वाले हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव लड़ेंगे, वो अपने अपने क्षेत्र में रहें। पार्टी कार्यालय से वोट नहीं बढ़ता ना, पार्टी कार्यालय में तो एक निर्देश मिलता है, वोट तो बढ़ता है जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जब हम उनके सीवर के मुद्दों को उठाते हैं, हम पानी के मुद्दों को उठाते हैं, उनकी हेल्थ के इशू को उठाते हैं, एजुकेशन को उठाते हैं, एम्प्लॉयमेंट को उठाते हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। रिश्ता तो वहाँ बनता है, हमारा और जनता का रिश्ता तो दर्द का रिश्ता है। तो उस रिश्ते को मजबूत करने का काम हम सबका है। और अगर हम पॉलिटिक्स में आए हैं, हम चेंज चाहते हैं, तो हमारा पहला दायित्व अपने जनता के प्रति है। तो मीटिंग्स होती हैं, निर्देश मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा समय क्षेत्र में बीतता है। और हमारी तैयारी उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन रिजल्ट का परिणाम आया था। उसी घंटे के बाद से, कुछ घंटों के बाद से हम फिर मैदान में आ गए और लड़ रहे हैं। अच्छा, 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, अब तो महीनों का ही फ़र्क बाकी है। लेकिन हाल के बंगाल और उससे पहले बिहार के जो नतीजे आए थे, उसे देख करके विपक्ष कुछ तो मनोबल पे असर पड़ता है। बंगाल पहली बार बीजेपी ने जीता, इतनी बड़े मार्जिन के साथ जीता। उससे पहले बिहार में भी जीत हासिल की। क्या थोड़ा एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है आपके ऊपर? नहीं, बंगाल ने हम लोगों को अवेयर किया है, सतर्क किया है। बंगाल ने ये दिखाया कि आप चाहे जितना भी आपको लग रहा हो आप जीत रहे हो, लेकिन आप सतर्क रहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ, पीएससी, ईडी, सीबीआई, नेता, कई राज्य के मुख्यमंत्री सब मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। और एक अकेली ममता बनर्जी जी उस पूरी नेक्सस से लड़ रही थी। बहुत टफ परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की रही हैं पिछले कई
टाइम से हम लोगों ने चुनाव में देखा, लेकिन 2024 का परिणाम भी हमने देखा है, जहाँ पर पीडीए एकजुट हुआ तो उसने एनडीए को हराया। और हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जो बिहार और बंगाल है, उससे हम उत्तर प्रदेश बहुत अलग है। बिहार और बंगाल जो देख रहा है वो नया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देखने जा रहा है वो कई बार, वो जो बिहार बंगाल ने देखा वो उनके लिए पहली बार था, हमारे लिए कई बार हो चुका है। वो उस बार बार संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से देख चुकी है। बिहार में भी तो धोखा हुआ, महिलाओं को पैसे दिए गए पहले, चुनाव से पहले, और चुनाव के बाद वो पैसे बंद कर दिए गए। फिर नीतीश कुमार जी के फेस पे वोट मांगा गया और मुख्यमंत्री बना दिया सम्राट चौधरी जी को। तो ये तो जो धोखा और जो छल, ये तो छल से जीते ना, तो छल बहुत दिन नहीं चलता है। और मैं ये बात समझती हूँ कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि रावण की सेना बहुत मजबूत थी तो वानर उनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। ऐसा नहीं था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में यदि उनके पास बहुत बड़ी सेना थी कौरवों के पास, तो पांडवों के पास भी धर्म था। देखने में वो बड़े ज़रूर लग रहे थे, लेकिन जीत हमेशा धर्म की होती है, सत्य की होती है। और आने वाला वक्त भी वैसा ही है कि आने वाले वक्त में आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश ने ही भारतीय जनता पार्टी के मनोबल को बढ़ाया था, सीटें ज़्यादा दी थी, इनको देश में नाम दिया, और यही उत्तर प्रदेश हराएगा। आपने मैदान जहाँ में से शुरू निकलने हुआ की वहीं बात से अंत की, होगा। मैं उसी पे ही आती हूँ। बीजेपी की तरफ से ये आरोप तो ज़रूर लगता है समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर कि वो कमरे में बैठ करके पॉलिटिक्स करते हैं, ट्विटर पॉलिटिक्स करते हैं, मैदान में नहीं उतरते हैं, जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं। ये जो एक परसेप्शन बना दिया गया है इतने सालों का, इस छवि को कैसे मिटाया जाए? बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आईटी सेल के रूम में बैठ करके यही सब देखा करती है। आईटी सेल में बढ़िया एसी लगा करके वो दिन भर यही देखते हैं कि अखिलेश यादव जी कहाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जी कमरे के नेता होते तो 10 साल समाजवादी पार्टी इतनी मुखरता से सड़क पर लड़ नहीं सकती थी। अगर अखिलेश यादव जी कमरे के नेता होते, एसी के नेता होते, तो ये जो जनता के बीच में 2024 की लोकप्रियता देखते हुए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, वो ना होती। अगर अखिलेश यादव जी एसी पॉलिटिक्स करते तो आज भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत की सरकार में होती केंद्र में, ना कि सहारों से चल रही होती। तो अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता, अखिलेश यादव जी की जो कर्मठता है, जो विजन है, वही भारतीय जनता पार्टी को डराता है। क्योंकि जब अखिलेश यादव जी सड़क पर निकलते हैं तब हुजूम देखिए, और जब भारतीय जनता पार्टी का चाहे जितना बड़ा लीडर हो, सीएम से लेकर के कितना भी बड़ा लीडर हो, आप तब हुजूम देखिए। दोनों के हुजूम में अंतर है। अखिलेश यादव जी को स्वतः लोग देखने आते हैं, हम पैसों से भीड़ नहीं बुलाते हैं। और दूसरी बात ये कि कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश का मुद्दा है जहाँ पर अखिलेश यादव जी स्वयं ना गए हों, जहाँ उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात ना की हो, जहाँ पर उन्होंने पीड़ितों की आवाज़ ना उठाई हो। अगर वो एसी कमरे के नेता होते ना तो वो कभी पीडीए नहीं बनाते, वो पिछड़े दलितों के दुख को नहीं समझते। और ये कह रहे हैं एसी पॉलिटिक्स, जब हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी गाजीपुर विश्वकर्मा परिवार की बेटी से मिलने जाना चाहते हैं तो पुलिस लगा के कौन रोकता है? जब वो कन्नौज जाना चाहते हैं तो पुलिस लगा के कौन रोकता है? जब वो हरदोई जाना चाहते हैं, आजमगढ़ जाना चाहते हैं, बदायूं जाना चाहते हैं, इलाहाबाद जाना चाहते हैं तो पुलिस लगा के बैरिकेड लगा के कौन रोकता है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग रोकते हैं। जब वो जेपी एनआईसी में माल्यार्पण करने जाना चाहते हैं तो कौन रोकता है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग रोकते हैं। तभी भी वो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी संघर्ष से आए हैं, उन्होंने यूथ की पॉलिटिक्स की है और लगातार वो सांसद रहे हैं, वो जनता के बीच में आज वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और 10 साल से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किस किस तरह से लड़ रहा है सड़क पर, वो कार्यकर्ता जानता है। उसकी पीड़ा कोई और नहीं समझ सकता, वो सिर्फ अखिलेश यादव जी ही समझ सकते हैं। तो अगर हमारे नेता अखिलेश यादव जी एसी में बैठ के पॉलिटिक्स करते होते तो आज भारतीय जनता पार्टी बहुत सुकून में बैठी होती। पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेक्सस आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को झुकाना चाहता है, लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी स्वच्छ छवि, उनका विजन, उनको झुकने, उनकी विचारधारा अडिग है। और इसीलिए वो पूरे देश में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो खुल करके भारतीय जनता पार्टी के, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, आंखों में आंखें डाल करके सवाल करते हैं। प्रधानमंत्री को भी अखिलेश यादव जी की तारीफ करनी पड़ती है सदन में, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बहुत बड़ा समुदाय है या बहुत बड़ा लोग हैं, जनता है इनके पीछे जो इनको पसंद करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए जाकर के। सवाल तो आपने भी किया था जब सीएम आवास के बाहर 112 डायल महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही थी, उनकी तस्वीरें, उनके पोस्टर्स आपने लगवा दिए थे, उन सवालों के जवाब मिल पाए? आप समझिए, नारी वंदन अधिनियम लाए,
उससे पहले इन्होंने नारी वंदन का एक कार्यक्रम शुरू किया जहाँ पर ये महिलाओं को सम्मानित कर रहे थे। मैंने क्या गलत किया था, मुझ पे मुकदमा लिखा गया। मैंने जिन लड़कियों को बेरहमी से सड़क पर खींच के पीटा गया, वो लड़कियाँ कोई पॉलिटिकल लड़कियाँ नहीं थी, वो एक आम साधारण गरीब परिवार की लड़कियाँ थी जो 10,000 12,000 पे नौकरी कर रही थी और कुछ पैसे अपने बढ़ाना चाहती थी। वो मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं थी, वो मुख्यमंत्री के साथ थी। लेकिन जब वो गई और उन्होंने देखा कि जब पुलिस ने खींच के मारा, तब उन्हें समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राज चल रहा है। पुलिस के दम पर गुंडागर्दी चल रही है उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद उन लड़कियों ने लगातार संघर्ष किया और मैंने तो सिर्फ इतना किया कि जिस तरह से पुलिस ने उन्हें मारा और जो फोटो आई, ताकि हमारे मुख्यमंत्री की आंखें खुल सके, मैंने मुख्यमंत्री आवास के पास पोस्टर लगा दिया। मैंने कोई एडिट करके फोटो नहीं लगाई थी, वो फोटो ओरिजिनल फोटोग्राफर्स ने, न्यूज़ फोटोग्राफर्स ने खींची थी। तो आप जो कर रहे हो वो आप देखना क्यों नहीं चाहते हो? अगर आप पीट रहे हो तो आप देखना क्यों नहीं चाहते हो? और मैंने लगाया, मुझ पे मुकदमा लिख दिया, मुझे थाने में दस्युं थाने घुमा दिए गाड़ी में बैठा करके, प्रेशर क्रिएट किया। तो ये जो कर रहे हैं ये देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है इस देश की और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता। अब ये जो इनका एक आडंबर जान चुकी कि क्या दिखावा कर रहे हैं जनता के प्रति, और यही परिवर्तन का कारण बनेगा। अच्छा, परिवर्तन के कारण की आप बात करती हैं, लेकिन बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप जो है वो लगाती आई है कि सपा एक वर्ग विशेष के प्रति तुष्टीकरण करती है, एक वर्ग विशेष के जो समीकरण हैं उन्हीं के आधार पर वो चुनाव जीतती है। और इसके साथ एक सपा के गुंडा राज की बात, समाजवादी जब थे तो गुंडई थे, गुंडा राज था। तो ये दो जो परसेप्शन है ये लोगों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठाए गए हैं। आजकल के युवा, आप भी यूथ हैं, वो लोगों के बीच कैसे इस चीज़ को हटाएंगे? क्योंकि एक लंबा दौर निकल गया, कई दशक निकल गए इस परसेप्शन को बने हुए, कैसे मिटा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँगी एक बात कि जो ये गुंडा राज का या माफिया, ये वो जो परसेप्शन बनाए जा रहे हैं, ये परसेप्शन बनाने के लिए कितने 100 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने जनता के खर्च कर दिए, सिर्फ अखिलेश यादव जी की छवि कैसे खराब कर सके। आप सोचिए कि अगर अखिलेश यादव जी के मंच आप देखती होंगी तो उसमें मुझे एक व्यक्ति का नाम ऐसा बता दीजिए जो कोई गुंडा हो, कोई माफिया हो, कोई रेपिस्ट हो जो उस मंच पे बैठा हो। या अगर आप अखिलेश यादव जी के भाषण उठा करके देख लीजिए तो कितनी बार उन्होंने हिंदू और मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है। आप अखिलेश यादव जी के भाषणों का संकलन निकालिए, सिर्फ डेवलपमेंट पे बात हुई है, एजुकेशन पे बात हुई है, एम्प्लॉयमेंट पे बात हुई है। और आप मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट का निकाल लीजिए और उस पर देखिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान। अगर ये मुसलमान वर्ड ना यूज़ करें तो इनकी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाए। सिर्फ ये मुसलमानों को गाली दे करके अपने जो इन्होंने 5 साल 10 साल काम नहीं किया उसको छुपाना चाहते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा पूछिए मुसलमान, महिला सुरक्षा का मुद्दा पूछिए मुसलमान, आप इनसे किसानों की बात करिए मुसलमान, ये हर बात में मुसलमान। इस देश में क्या मुसलमानों की इतर भी कोई पॉलिटिक्स विकास की है या नहीं है? कितना इन्होंने अपना काम गिनाया? पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा नफरत की पॉलिटिक्स अगर किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। अखिलेश यादव जी जब से पॉलिटिक्स में आए हैं उन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने विजन की बात की। अगर वो फॉरेन कंट्री में गए और उन्होंने एक अच्छा पार्क देखा तो उन्होंने एक अच्छा पार्क बनाया उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। अगर उन्होंने बाहर जाकर के पुलिस की अच्छा पुलिसिंग देखी तो उन्होंने यहाँ पर डायल 100 का ऑफिस बनाया। अगर उन्होंने बाहर अच्छा स्टेडियम देखा तो उन्होंने लखनऊ में स्टेडियम बनाया, उन्होंने प्लासियो मॉल बनाया, उन्होंने सड़कें बनाई, एक्सप्रेसवे बनाया। उन्होंने देखा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ये बात कर रही है ऑनलाइन लैपटॉप की शुरुआत किसने करी? वो तो मानिए अखिलेश यादव जी ने की। जिन पैसों को दे करके वो महिलाओं का वोट मांग रहे हैं, सबसे पहले समाजवादी पेंशन योजना किसने लागू किया? अखिलेश यादव जी ने लागू की। कन्या विद्या धन किसने दिया? अखिलेश यादव। तो क्या ये सिर्फ एक ही व्यक्ति एक्सप्रेस वे से मुसलमान चलते हैं? या जो कन्या विद्या धन दिया क्या सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को दिया गया? या जो लैपटॉप दिया गया सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को दिया गया? या जो हम विकास कर रहे थे, जो हम पार्क बना रहे थे, उसमें सिर्फ एक ही समुदाय के लोग घूमते हैं? सिर्फ राम के नाम पर राजनीति की जा रही है। सिर्फ कैसे हिंदू मुसलमान करके हम मुद्दों से लोगों को भटका सकें, और सबसे आसान है ये इनके लिए। हम क्या पहले इस देश में मुसलमान नहीं रहते थे? क्या पहले इस देश में हिंदू नहीं रहते थे? या पहले हम लोग पूजा नहीं करते थे? क्या पहले हम लोग अपने त्यौहार नहीं मनाते थे? क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद शुरू हुआ है?
मुझे तो अपने बचपन से याद है कि मैंने पूजा करी है, प्रणाम करना मेरे घर में सिखाया, ये तो संस्कार हमें माँ बाप ने दिए हमारे, तो ये इसका मतलब बहुत पहले से चले आ रहे होंगे। तो क्या हिंदू धर्म का जो ठेकेदार है उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? क्या हम हिंदू नहीं हैं? क्या हम ब्राह्मण समाज से आते हैं? तो क्या मेरे पास वो हक अधिकार नहीं है कि मैं अपने भगवान की बात कर सकूं? आप जिस समुदाय से आते हैं, जिस धर्म से आ रहे हैं, हमारा हिंदू धर्म, हमारे हिंदू धर्म में 1.25 करोड़ देवी देवता हैं। आप हो सकता है दुर्गा जी को मानते हो सकता है आप राम जी को मानते हो सकता है आप कृष्ण जी में आपकी आस्था हो सकता है मेरी कार्तिकेय जी में आस्था हो, तो हमारे यहाँ मान सम्मान सबका है, लेकिन इष्ट देव एक चुने जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप माँ दुर्गा को नहीं मानती हैं तो आप गलत हैं, या आप ये मुझको नहीं कह सकती कि मैं उनमें कम आस्था रख रही हूँ तो मैं गलत हूँ। हर व्यक्ति का एक बॉन्ड है एक ईश्वर के साथ। आप अगर स्पिरिचुअल होंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो आप इस बात को समझते होंगे कि वो बॉन्ड हम महसूस करते हैं। जब मैं माँ काली की तस्वीर देखती हूँ तो एक एनर्जी को फील करती हूँ। हो सकता है बहुत सारे भगवान राम की मूर्ति देखते हो तो वो उस एनर्जी को फील करते हो, या बजरंग बली की देखते हो तो उस एनर्जी को फील करते हो। तो वो एनर्जी को आप बेच नहीं सकते पॉलिटिक्स के नाम पर। और जो भगवान के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहा है वो भगवान को नहीं मानता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान का भी डर नहीं है। लेकिन अगर हम अखिलेश यादव जी को थोड़ा सा समझें कि जिस लिहाज से वो और सारे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं, उसमें छोटा सा उदाहरण लेते हैं। महाकुंभ के दौरान भी वो बेहद अंत में सिर्फ रात में चुपके से गए और उनकी तस्वीर 2 आ गई। ऐसा लगा जैसे कहीं ना कहीं वो असमंजस में थे कि मैं खुलेआम जाऊंगा या परिवार के साथ जाऊंगा तो दिक्कत होगी, अब वो ख़त्म हो रहा है तो मुझे फटाफट हो आना चाहिए। एक बड़ा जो वर्ग है वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देता है। नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ करेक्ट करूँगी कि वो महाकुंभ में दिन में गए थे। वो जिस तस्वीर की रात में आप बात कर रही हैं वो हरिद्वार की तस्वीर है, और वो हरिद्वार में उन्होंने स्नान किया था, कोई विशेष पर्व था। और जो महाकुंभ की तस्वीर है वो दिन की तस्वीर है, और महाकुंभ वो गए थे, और महाकुंभ वो दिन में गए थे, रात में नहीं गए थे। फोटो दिन की है, आप अगर आप चेक करेंगी तो आपको मिल जाएगी। वो दिन में गए थे, उन्होंने साधु महात्माओं से वहाँ भेंट भी करी थी, और वो कोई पहली बार महाकुंभ नहीं गए, वो हर बार महाकुंभ जाते हैं। जब भी कुंभ होता है चलता है वो जाते हैं, और उनकी सरकार में भी कुंभ हुआ था तब भी वो गए थे, उसके बाद भी वो गए। और वो कभी भी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वो केदारेश्वर महादेव का मंदिर बना रहे हैं, उनकी आस्था है महादेव में, भगवान कृष्ण में। उन्होंने कृष्ण जी की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाई है सफाई में। माननीय नेताजी हनुमान जी की बजरंग बली के भक्त है, आप उनके गांव में चले जाइए, सबसे बड़ी मूर्ति माननीय नेताजी ने लगवाई। या आप केदारेश्वर महादेव मंदिर चले जाइए, इतना बेहतरीन मंदिर है कि हजारों साल तक लोग उस मंदिर को याद करेंगे कि वो कितना खूबसूरत मंदिर बनाया जा रहा है। और मैं तो कहती हूँ आप भी जाइएगा, अभी जल्दी उद्घाटन भी हो जाएगा मंदिर का। तो हम अगर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे होते तो हम मंदिर क्यों बनवाते हैं? ये तो हमारी आस्था है, हम मंदिर को बेचते नहीं है कि हम मंदिर को बेचें कि नहीं देखिए हम बनवा रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बात है, हमारी आस्था है, हम उस आस्था पे करते हैं। और वो जो आप फोटो की बात कर रही हैं वो हरिद्वार की फोटो, वो शायद मकर संक्रांति की या कोई ऐसा विशेष पर्व था जिस समय वो वहाँ पे शाम में पहुंचे तो उन्होंने स्नान किया, कि उनकी आस्था थी। और उसके बाद वो महाकुंभ में भी गए थे, और वो दिन में गए थे। वो कोई उस पर अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाना और धर्म को मानना दोनों अलग अलग चीज़ें। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर योगी आदित्यनाथ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप पूरे योगियों को टारगेट कर दे रहे हैं, या आप कोई सवाल उठा रहे हैं तो आप हिंदू धर्म पे सवाल उठा दे रहे हैं। और हमारा धर्म तो इतना ज़्यादा लोकतांत्रिक है कि यहाँ पर तो विचारों का मतभेद होता ही रहता है लोगों में। हमारे यहाँ कितने तरह के पंथ हैं, कितनी तरह की परंपराएं हैं। शिव भक्त अलग हैं, विष्णु भक्त अलग हैं, उनको मानने वाले लोगों की बातें अलग हैं। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये आस्था है, इसको टच भी नहीं करना चाहिए। मुझे अगर 10 मिनट पूजा करने में वो मानसिक शांति मिल रही है जो आपको घंटों पूजा करने से नहीं मिल रही, तो इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान को मानते हैं, उनको मंदिर को घर में ही रखा जाता है। मंदिर को मेन गेट पे या चौराहे पे लाकर नहीं खड़ा कर दिया जाता है। कहा जाता है ना कि घर का मंदिर सबसे पवित्र स्थान होता है, वो ऐसे चौराहे पे लाके नहीं खड़ा कर दिया जाता है, या उसके नाम पर वोट नहीं मांगने लग जाया जाता है। आस्था रखिए, लेकिन आस्था के नाम पर वोट मत मांगिए। आप बीजेपी पे आस्था के नाम पे वोट मांगने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्तली मेंटेन होता है कि नो इफ एंड बट, सीधे बुलडोज़र एक्शन हो जाता है।
नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, तो ये जो नीट का पेपर लीक हुआ था, इनके लोगों पे बुलडोज़र कब चलेगा? ये जो इतने बड़े बड़े माफिया बैठे हैं, जिनके जो इन्हीं की सरकार में पल बढ़ रहे हैं, इन पर बुलडोज़र कब चलेगा? या जो अभी एक सिपाही पकड़ा गया था, जिसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी गई, उस पर बुलडोज़र कब चलेगा? ये बुलडोज़र व्यक्ति विशेष लोगों पर क्यों चलता है? ये बुलडोज़र और जगह क्यों नहीं चलता है? कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर क्यों नहीं चल गया था? तमाम ऐसे लोग हैं, उन पे भी चलवा दीजिए। हाथरस में जो आरोपी थे रेप के, उन पे क्यों नहीं चल गया था? गाजीपुर में क्यों नहीं चल गया? ये बुलडोजर, बस ये बुलडोजर से वहीं चलता है जहां पर मुख्यमंत्री जी का पर्सनल इंटरेस्ट होता है, बस वहीं चलता है बुलडोजर। अच्छा, थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आपकी क्या राय है इसके बारे में? युवाओं का गुस्सा है। जो युवा आज जेनजी हैं, वो इस दौर में डिजिटल एरा में हुए हैं, और डिजिटल एरा को अगर आप देखो तो वो क्रिएटिव हैं, जेनजी क्रिएटिव है। तो उन्होंने पहला स्टेप जो अपने गुस्से का, जो अपने विरोध का दिखाया है, वो ये दिखाया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो खुद को कहती है भारतीय जनता पार्टी, उससे ज़्यादा फॉलोवर कॉकरोच जनता पार्टी के हो गए। तो ये गुस्सा है युवाओं में, और ये गुस्सा आज का नहीं है, ये धीरे धीरे जो तमाम मुद्दे हुए उनसे पनपा है। और ये फर्स्ट हो सकता है, ये पहला स्टेप हो, इसके बाद और भी चीज़ें हों, क्योंकि सत्ता परिवर्तन तो ऐसे ही होता है, क्रांतियां तो ऐसे ही होती हैं। हम ये पहली डिजिटल एरा की क्रांति देख रहे हैं, जिसमें हम पहली लड़ाई फॉलोवर्स की हो रही है। और अब मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ, मैं देखती हूँ कि फॉलोवर बहुत मैटर करते हैं आपके, कि आपके सोशल मीडिया पे कितने इन्फ्लुएंसर आप हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं, कितने फॉलोवर्स हैं आपके, बड़ा लोग नोटिस करते हैं इस बात को। इस बात से पॉपुलैरिटी तय होती नेताओं की। तो ये जो पहला था कॉकरोच जनता पार्टी, इसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी। इसीलिए केंद्र की सरकार को कहना पड़ा कि कॉकरोच जनता पार्टी का हैंडल सस्पेंड कर दीजिए, ये देश के लिए खतरा है। दरअसल ये देश के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा थी। विपक्ष पूरी तरीके से अपना सपोर्ट देने पे उतर आया है कॉकरोच जनता पार्टी को। अखिलेश यादव ने 3 शब्दों का ट्वीट किया है, बीजेपी वर्सेस सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन लगता है क्योंकि उनके अलावा आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, टीएमसी के महुआ मोइत्रा, सब कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन, एक तरह से यूथ्स को अपना समर्थन देने के लिए हैं। अखिलेश भी इसमें आगे हैं। हाँ बिल्कुल है, और हम लोग तो हमेशा जेनजी को, यूथ को सपोर्ट करते रहे हैं, और हम कभी भी युवाओं से सिर्फ वोट नहीं मांगते, हम उनको रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं। अगर आप देखिए, सबसे यंग विधायक, सांसद अगर किसी ने बनाए हैं तो वो समाजवादी पार्टी ने बनाए, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे विधायक हों, या मान लीजिए मुझे बताइए 25 साल की उम्र में मुझे टिकट मिल गया, मेन स्ट्रीम पार्टी थी, मुख्य विपक्षी दल था समाजवादी पार्टी, में 25 साल की थी, मुझे टिकट मिला, तो मैं अभी तो जेनजी थी, तो लेकिन मुझे मौका दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये क्षमता है कि वो किसी 25 साल के एक बिना बैकग्राउंड के किसी व्यक्ति को, और खासतौर पर महिला को, टिकट दे दे? नहीं दे सकती। तो ये जो जेनजी के प्रति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का लगाव है, वो कोई आज का नहीं है, वो पुराना लगाव है। माननीय नेताजी ने युवाओं को बढ़ाया, फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बढ़ा रहे हैं, और हम रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं। और यही कारण है कि आप अखिलेश यादव जी की जो सभाएं देखते हैं, जो कार्यक्रम देखते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आप यूथ को देखेंगे। तो जेनजी में तो वैसे ही वो बहुत लोकप्रिय हैं, और जब उन्होंने देखा कि ये गुस्सा लोगों का है, तो उन्होंने उसको सपोर्ट दिया कि अब जो लड़ाई है वो बीजेपी बनाम जेनजी है, कॉकरोच जनता पार्टी, बस आप यूथ को कॉकरोच से तुलना कर रहे हैं। तो उन्होंने भी दिखाई कि हमारी क्या एकजुटता है, और हम सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो लोकप्रियता होना और उस लोकप्रियता का वोट बैंक में कन्वर्ट होना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। वोट बैंक वाले मुद्दे पर कितना स्टैंड है आप लोगों का कि बदलेगा? देखिए, हम तो जानते हैं कि लोग बहुत नाराज हैं, और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और ये जो भी दल हैं, जो भी इस तरह की डिजिटल एरा में जो चीज़ें गुस्सा बन रही हैं, ये सारा जो एक लोगों का गुस्सा है, ये कहीं ना कहीं वोट में कन्वर्ट होगा। और ये पहला स्टेप था जो डिजिटल एरा पे दिखा हमें, दूसरा स्टेप तो बूथ पे ही होना है। अंतिम लड़ाई तो बूथ की है, नंबर्स की है, तो ये होगा, निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। ये 2027 का चुनाव पूजा शुक्ला के लिए उनका दूसरा चुनाव होगा। इन 5 साल में कितना परिपक्व हुए आप? बहुत कुछ सीखा है। बुरा वक्त बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ, मतलब इतना कि शायद एक उम्र से ज़्यादा का अनुभव हो जाए। क्योंकि जब आप 50 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल के अनुभवी लोगों से लड़ रहे होते हैं ना, तो आपको सब समझ में आ जाता है। आपको धीरे धीरे पैटर्न्स, अनुभव, उनके अनुभव से आप लड़ रहे हो, तो आपके पास एनर्जी है, बट आपको उसी लेवल का सोचना पड़ेगा लड़ने के लिए। तो बहुत कुछ सीखा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, मैंने इन 5 सालों में सीखा पेशेंस, जो युवाओं में थोड़ा कम होता है। पेशेंस डेवलप हुआ, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला, समाज मेन स्ट्रीम के प्रति दायित्व बढ़ा,
और यही कारण है कि मैं अपने आप को 5 साल से जब कंपेयर करती हूँ पिछले 5 साल पहले, तो मैं अपने आप को ज़्यादा संतुष्ट महसूस करती हूँ अब। अगर हम बात युवाओं की करें, कांग्रेस भी बहुत हद तक युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो तरह तरह की स्कीम्स है वो निकाल रही है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उनका भी अपना एक टारगेटेड वोट बैंक है। लगता है आपको इससे युवाओं के जो वोट हैं वो बढ़ते हैं कहीं ना कहीं? देखिए, हर दल को अपनी तैयारी करनी चाहिए। कांग्रेस भी एक अपना दल है, वो अपनी तैयारी कर रही है, और भी दल हैं अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये तो युवाओं के ऊपर है कि वो किसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई ऐसा जन नेता नहीं है जो जनता के मुद्दों को सड़क पर उतर के लड़ता हो। तो अखिलेश यादव जी के चेहरे से सब जुड़े हुए हैं, बाकी सब लोग अपनी अपनी तैयारी करें, लेकिन हमें पता है कि युवाओं का बहुसंख्यक जो हिस्सा है वो हमारे साथ है। अच्छा, महिलाओं की भी बात कर लेते हैं। राजनीति में एक महिला का होना कितनी बड़ी चुनौती लगता है आपको? बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजनीति में लोग तो समाज से ही जा रहे हैं, माइंडसेट तो वही है, तो कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। लेकिन आपके लिए चीज़ें आसान तब हो जाती हैं जब आप जिनकी लीडरशिप में काम कर रहे हो वो अगर इंस्पायरिंग हो, पॉजिटिव हो, या महिलाओं को आगे अपॉर्चुनिटी देते हो। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी का मिलना। आप बहुत ही टैलेंटेड हो, बट आपको अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो फिर आपका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा मंच ना मिले, या आपको सुनने के लिए लोग ना मिलें, या आपको कोई अच्छे इंटरव्यूज़ ना मिले, तो आपका टैलेंट भी ख़राब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। वैसे ही मैं पॉलिटिक्स में हूँ, अगर मुझे अच्छा मंच नहीं मिलता, या माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुझे मौका नहीं देते, तो मेरा भी टैलेंट या मेरा भी जो ये विद्रोह है वो एक रहता, वो चलता रहता। लेकिन आज जिस प्लेटफॉर्म पे आज उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं यहाँ पर आपके सामने बैठ के पॉडकास्ट दे रही हूँ, तो मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि महिला होने के साथ आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपको लोगों के बीच में अपनी लीडरशिप को मनवाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपको कदम कदम पे अपने चरित्र पे उठ रहे सवालों का जवाब देना पड़ता है, जो आमतौर पर पुरुषों को नहीं देना पड़ता है। आपको सब कुछ सुनते हुए भी मुस्कुराते हुए उस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि आपका उद्देश्य किसी से लड़ना नहीं है, आपका उद्देश्य है आगे बढ़ना। और जिस सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य के साथ मैं इस राजनीति में आई हूँ उसको मुझे अचीव करना है, मुझे किसी की भी बातचीत में नहीं आना है। लेकिन वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है लीडरशिप का। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, उनकी लीडरशिप में हमें काम करने का मौका मिला। वो बेहद पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करते हैं, और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी देते हैं यंगस्टर्स को, और उसमें भी महिलाओं को भी वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो हमारे लिए जब ऐसा इन्वायरमेंट मुझे मिला काम करने का, तो मेरे लिए सर्वाइवल थोड़ा आसान हो गया। यही अगर हमारे नेता बाकियों की तरह होते तो शायद हम राजनीति नहीं कर पाते। तो आज हम जो भी हैं, जहाँ पर भी हैं, जिस वजह से भी हैं, हमारा संघर्ष है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन जो मंच है, जो सब कुछ हमें दिया वो अखिलेश यादव जी ने दिया। तो मैं आजीवन उनकी आभारी रहूँगी कि उन्होंने एक आम परिवार की लड़की को ज़िंदगी में कुछ अचीव करने का मौका दिया। अच्छा, इसी बात पे थोड़ा हम आपका पास्ट भी ज़रूर जानना चाहेंगे। जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स की आपने शुरुआत की, आप शुरू से ही समाजवादी पार्टी की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, आप जाने की सोच रही थी, या आपके सामने जो भी बेहतर विकल्प आया आपने उससे चुना था? कैसे शुरुआत किया? देखिए, हमारा जो बैकग्राउंड है, हम लोग कभी भी मतलब ऐसे हेट्रेड की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते ना। हमने कभी हेट्रेड की पॉलिटिक्स को किया ना, हमारे परिवार में सिखाया गया। कट्टरपंथ से हम लोग नहीं, हम लोग बहुत सॉफ्ट लोग हैं। हम लोग सेक्युलरिज्म या हम लोग बराबरी को मानते हैं, और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मेरे परिवार में यही सिखाया गया कि जितना आप अपने धर्म का सम्मान करती हैं उतना ही आप दूसरे का भी सम्मान करिए, क्योंकि हम मानते हैं ईश्वर एक है। उसको आप अलग तरह से पूजा करते हो, मैं अलग तरह से करती हूँ, सबका अपना अपना डिफरेंट स्टाइल है। तो किसी भी धर्म को गाली देने का मतलब है कि हम अपने भगवान को गाली दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ कभी ये संस्कार हमें नहीं मिला कि आप अपने को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को कम आंको। तो शुरू से हमारा जो एक सपोर्ट था वो समाजवादी पार्टी की तरफ था, और हम लोगों ने हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट किया। मैंने हमेशा अपना वोट समाजवादी पार्टी को किया, क्योंकि कोई और ऑप्शन उस तरह से, जब हम लोग किसी ऐसे राजनीतिक दल में नहीं इन्फ्लुएंस है, तो कोई और ऑप्शन नहीं दिखता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा दिखता था कि पढ़े लिखे हैं, और एक कनेक्टिविटी महसूस होती थी। तो हम लोगों ने तो हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट दिया। और ये जो ओवरऑल पॉलिटिक्स आज आप देख रही हो जो चल रही है, जो नफरत की है, या तो अब जो जेनजी है वो क्या देख रहा है? वो जब से वोट देने के लायक हुआ है वो देख रहा है कि देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान है।
आज के युवा ने अगर देखा है तो क्या देखा है कि हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है, तो वो एक जो माइंडसेट हो गया वो अलग है। लेकिन हम लोगों ने हमेशा समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया और आगे भी आजीवन समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनसे बेस्ट लीडर कोई होगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लिए आप इतनी बातें कहती हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है उसे नकारा नहीं जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ कभी खुद मंच पे खड़े होते हैं तो लोगों का परसेप्शन ये है कि वो सिंगल हैं, उनकी फैमिली में कोई है नहीं, उन्होंने कभी अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ नहीं किया। लेकिन अखिलेश यादव का कुनबा है, हर कोई सांसद और विधायक ही है, चाहे मामा के बेटे हो, चाचा के बेटे हों, खुद उनकी वाइफ डिम्पल यादव वो भी सांसद हैं। तो ये जो परिवारवाद का एक आरोप है, इससे समाजवादी पार्टी शायद नहीं निकल पाती। दो बातें हैं, क्या योगी आदित्यनाथ परिवारवाद का प्रोडक्ट नहीं है? क्या उनके वो जिस जगह पर जब महंत बने तो उनका भी कोई पारिवारिक बैकग्राउंड था? उनके क्या संबंध थे वो सबको पता है कि वो भी एक परिवारवाद का एग्जाम्पल है। दूसरी बात ये, क्या राजनाथ सिंह के बेटे विधायक नहीं है? क्या राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह अपना राजनीति में होल्ड नहीं रखते हैं? वो रक्षा मंत्री हैं। तमाम ऐसे परिवार जो विधायक, जिनका परिवार विधायकी पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी, क्या वो सिंधिया को लेके आए वो पारिवारिक नहीं थे? क्या वो और लोग जिनको जयंत चौधरी जी को लेके गए, क्या वो परिवारवाद के कारण नहीं है? तमाम लोग हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी को एक तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये परिवारवादी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में लोग नहीं? क्या अमित शाह जी का बेटा जय शाह, वो क्या है बीसीसीआई का कैसे वो बना? फिर आप उस पर जा रही हैं। आप ये देखिए कि तमाम लोग जो अनुराग ठाकुर हैं वो क्या हैं? तो ये सब भी तो पीढ़ी दर पीढ़ी हैं। तो इन पर क्यों नहीं बात होती है? बात होगी तो सिर्फ अखिलेश यादव जी पर ही क्यों होगी? बात करनी है तो सब पर करिए। फिर दूसरी बात, अखिलेश यादव जी ऐसा तो है नहीं कि किसी को ला करके नॉमिनेटेड राज्यसभा सांसद बना दे रहे हैं, नॉमिनेटेड एमएलसी बना दे रहे हैं। वो तो जनता की परीक्षा में अपने परिवार के लोगों को उतार रहे हैं। जब जनता चुन रही है तो वो सांसद बन रहे हैं। उन्होंने ऐसा तो नहीं किया ना कि आया और उनको सबको बिना लड़े पद दे दिया। उन्होंने जनता की परीक्षा में लोगों को भेजा और जो जीत के आए वो सदन गए। क्या इससे पहले हम लोग चुनाव नहीं हारे? जब हारे तो हारे, उसके बाद जब लड़े तो जीते। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, मान लीजिए मैं हूं, मेरे आने वाली जनरेशन अगर उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो मैं उससे कह दूं नहीं मैं पॉलिटिक्स में हूं तो आप नहीं कर सकते। गलत तो तब होगा जब हम उसे बिना किसी योग्यता के जबरदस्ती एमएलसी राज्यसभा बना दें, तब तो गलत है। लेकिन जब हम उन्हें जनता की परीक्षा में उतार रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और वो चुन के अगर उन्हें जनता भेज रही है, तो हम और आप जनता के विश्वास पर या जनता के निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकते। अच्छा, मैं आपकी अगर बात करूं और 27 को लेकर के आपके क्या प्लान्स हैं इसकी बात करूं, तो आप लखनऊ कैंट से भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इस बार आप वापस से अपना लखनऊ नॉर्थ की सीट की तरफ ज़्यादा गौर कर रही हैं या कैंट की तरफ? मैं कैंट में नहीं एक्टिव हूँ, मेरा कैंट से कोई लेना देना नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ नॉर्थ है, मैं सिर्फ लखनऊ नॉर्थ में ही एक्टिव हूँ। ओवरऑल लखनऊ की इश्यूज़ पे मैं बोलती हूँ क्योंकि मेरा दायित्व, मैं आज से नहीं बोल रही हूँ, बहुत समय से बोल रही हूँ। 2013 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रही, फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आई। तो मैं तो हमेशा सारे लोगों के मुद्दों पर बात करती हूँ, लेकिन मेरा फोकस, मेरी विधानसभा, मेरी कर्म भूमि लखनऊ उत्तर है और मैं लखनऊ उत्तर के प्रति पूरा मेरा एक कह सकती हूँ कि मेरा एक डिवोशन है और मैं दिनों रात उन्हीं के बीच में रहती हूँ। और मैं निश्चित तौर पर मेरी जो तैयारी है वो यही है कि जनता के मुद्दों पर बात हो, जनता के मुद्दों पर, क्योंकि हम अगर आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो मैं जिनसे लड़ रही हूँ वो भी बहुत बड़े परिवारवादी हैं। भाई उनके पिताजी विधायक थे, फिर वो विधायक हुए, फिर बेटे को भी विधायक बनाना चाहते हैं, तो वो तो खुद ही परिवारवादी लोग हैं। तो अगर ये परिवारवाद की परिभाषा है तो हम तो खुद ही लड़ रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमारा बस इतना मानना है कि आने वाला वक्त अच्छा हो और क्षेत्र की खुशहाली और विकास और डेवलपमेंट पे बात हो। आपका 6 से 7 महीने बाद जब 27 से चुनाव होंगे, उसको लेकर के क्या लक्ष्य रहेगा? विधायक बनने का, मंत्री बनने का, या पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे संभालने? एक अच्छा जन नेता बनने का, जो जनता के मुद्दों पर लड़ता हो। विधायक बनना, सांसद बनना, मंत्री बनना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप जनता के दिलों के नेता बन जाएं तो आपने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। तो मैं लोगों की आशा और उम्मीद बनना चाहती हूँ, मैं जन नेता बनना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि जब मैं जीत कर जाऊँ तो मेरे पीछे हज़ारों लाखों उन लोगों की भीड़ हो, उन लोगों के सपने हो जो कभी राजनीति में आने का सोचते भी नहीं हैं। उनकी उम्मीद और आशा बन जाऊँगी और काम कर लूँगी तो मैं मानूँगी कि मैंने राजनीति में कुछ अचीव किया।
अच्छा, महिलाओं की संख्या की बात करें तो मोर और लेस हर पार्टी में वो कम है। समाजवादी पार्टी में आप संख्या से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, संख्या जितनी अधिक बढ़ेगी उतना अच्छा है, और लोगों को मौका दे रहे हैं, और निरंतर देखिए संख्या बढ़ रही है। तो जब संख्या बढ़ेगी, और अब तो लगातार मैं देख रही हूँ महिलाएं जागरूक हैं अपने मुद्दों को लेकर के, तो आने वाले वक्त में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं दिखेंगी। धीरे धीरे एक दूसरे को देख के ही मोटिवेशन आता है, कोई किसी को देख के मोटिवेट होता है, कोई किसी को सुन के मोटिवेट होता है, और आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। जैसे अन्य फील्डों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, वैसे यहाँ पर भी बढ़ेगी, क्योंकि एक टाइम था महिलाओं को सिर्फ 1-2 प्रोफेशन तक सीमित कर दिया जाता था, लेकिन आज महिलाएं सब कुछ कर रही हैं जो उनको अच्छा लग रहा है, जिस फील्ड में वो जाना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को मौका मिला है, और आने वाले वक्त में और अच्छा करेंगी, और पॉलिटिक्स में भी और ज़्यादा आएंगी। यूपी में जब किसी भी बड़े राजनेता को अपनी पार्टी के लिए टिकट बांटने होते हैं तो जो समाज के जातियों का समीकरण है वो उसको बहुत अच्छे से बैठाना पड़ता है, धर्म के समीकरण हैं वो भी बैठाने पड़ते हैं कि हमने इस कास्ट को का लीडर ये तय किया है, इनका ये तय किया है। ऐसे में एक सवर्ण चेहरा होना, आपको लगता है अखिलेश यादव पर भी इस तरह का प्रेशर होगा कि वो भी सवर्ण चेहरों को उस तरह से मैदान में उतारें ताकि उनकी पार्टी में भी कहीं से भी बगावत ना हो? देखिए, मेरा तो एकदम सिंपल मानना है कि जीतने वालों को चुनाव लड़ाना चाहिए, जो जीत के आए, क्योंकि लास्टली सरकार नंबर से बनती है। आपके जितने अधिक विधायक होंगे आप सरकार में आएंगे, जब आप सरकार में आएंगे तो आप उन लोगों को भी मौका दे सकेंगे जो शायद चुनाव नहीं लड़ पाए हैं और उनके अंदर बहुत योग्यता है, किसी कारणवश किसी समीकरणवश वो नहीं लड़ पाए हैं। तो नेता वही बेहतर है, वही अच्छा है जो सर्व जाति को सम्मान दे, सबके रिप्रेजेंटेशन की बात करे, और जिसकी जितनी संख्या हो उसको उस हक में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो प्रेशर में पॉलिटिक्स करते हो। वो बहुत ही फ्री माइंड होके पीसफुली पॉजिटिविटी के साथ और बेहतर समीकरण और सबके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अगर हमारा मंच है तो उसमें प्रत्येक समाज का रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए क्योंकि सबको लगना चाहिए कि ना एक समावेशी समाज है। ये नहीं लगना चाहिए कि पर्टिकुलर एक ही है, दो ही हैं। हर व्यक्ति जब दिखता है तो वो कनेक्शन है, वो फीलिंग है, और वो फीलिंग इस समाज के अंदर है, उसे कोई बदल नहीं सकता। समय के साथ साथ लोग जब अपना हृदय परिवर्तन करेंगे, जब वो मुद्दों पे ज़्यादा फोकस हो जाएंगे तो ये चीज़ें बहुत पीछे छूट जाएंगी। अच्छा, किसी सीट पर जब टिकट को लेकर के कुछ मतभेद फंस जाते हैं, कोई पेच आ जाता है, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है इस गुत्थी को अगर ये बड़ी हो जाती है? ठीक वैसे ही जैसे माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, अगर किसी बात पर वाद विवाद हो जाए और बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे तो माँ बाप का दायित्व, अभिभावक का दायित्व होता है कि बहुत प्यार से घर की बात घर में रहे और वो सुलझ जाए। वैसे ही पार्टी है, पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वही हम लोग के अभिभावक हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो सबको संतुष्ट वही करते हैं, और हर व्यक्ति उनकी बात को टाल भी नहीं सकता, क्योंकि जो बात जो लॉजिक वो देते हैं हर कोई व्यक्ति उनसे सेटिस्फाई होता है। पूज्य शुक्ला की अगर हम बात करें और यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई की बात करें तो उन सारे विवादों और परेशानियों के बाद आप अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएँ? हाँ, मैंने पढ़ा, और इंटरेस्टिंग बात ये कि मैंने एमए फिर एमए वीमेन स्टडीज़ से किया, क्योंकि मुझे महिलाओं के बारे में भी पढ़ने में इंटरेस्ट था। तो अच्छे से पढ़ा, और पढ़ाई जितनी करनी थी मैंने कर ली। अब असली पढ़ाई तो जनता की परीक्षा है मेरी 2027 में, अब मुझे उसे पास करना है। अच्छा, अगर जनता के बीच जाकर के भाषण देना, उनके मुद्दों को समझना, इसकी बात करें, और इन बीते 5 सालों में आप बहुत ज़्यादा जनता के बीच गई भी होंगी, धीरे धीरे करके अपने एक्सपीरियंस से आप ये सीख पाती हैं कि जिस जगह पे जो मुद्दा सबसे ज़्यादा रेलिवेंट चल रहा हो मुझको इसी पे बोलना है, या नहीं ये मेरी जनता है, मैं इनके दुख दर्द समझूंगी, मैं उस विषय पर ज़्यादा बोलूँगी? देखिए, जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ, आज की डेट में मैं यहाँ बैठे बैठे आपको बता सकती हूँ कि किस मोहल्ले में पानी की समस्या है, कहाँ पर सड़क की समस्या है, कहाँ पे सीवर की समस्या है, कहाँ पर नालियाँ नहीं बनी, कहाँ पे पाइपलाइन नहीं गई है। आप जब पब्लिक में जाते हो ना तो आप उनकी बात को सुनो, अपने मन की बात मत सुनाओ, जनता की बात सुनो कि जनता क्या कह रही। तो जब आप उनके मुद्दों पर बात करोगे, जो उनके डेली कंसर्न के मुद्दे जब आप उन पर बात करोगे तो वो अपने आप आपसे कनेक्ट करेंगे। अब अगर किसी को बुखार है तो ज़बरदस्ती आप उसको पेट दर्द की दवा नहीं दे सकते, आपको उसको बुखार की ही दवा देनी पड़ेगी। तो अगर उनके घर के बाहर सीवर फ्लो है, ओवरफ्लो है, तो आपको सीवर के मुद्दे पे ही बात करनी पड़ेगी, और करनी भी चाहिए। और उस सिर्फ समस्याएं मत बताइए, उसका समाधान भी बताइए। मैं कहती हूँ कि सिर्फ प्रॉब्लम क्या है ये सबको पता है, सोल्यूशन क्या है। मेरे एक क्षेत्र में LKS कॉलोनी है, विगत कुछ दिनों पहले लगातार सारे प्रिंट मीडिया ने उस मुद्दे को उठाया कि वहाँ पर 2 महीने से सीवर का पानी भरा हुआ था, लोग उसी गंदे पानी से निकल करके जा रहे थे, पीने के पानी पाइप में वो पानी आ गया, कई लोगों ने पी लिया, कई लोग बीमार हो गए।
ठीक है, मुझे मालूम चला, पेपर के माध्यम से मैं वहाँ पहुँची, मैं लोगों से मिली, और जो समस्या 2 महीने से जिसका समाधान नहीं हो रहा था, मैंने अधिकारियों से कहा कि अगर आज से लेकर कल तक काम नहीं हुआ तो मैं परसों यही पानी की बोतल लेके आपके ऑफिस के बाहर आऊंगी, और जो पानी हमारी जनता पी रही है वो आपको पीना पड़ेगा। और यकीन मानिए वो 24 घंटे में वो काम हो गया। फिर मैंने कहा कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि आपने पानी निकाल दिया, परमानेंट सोल्यूशन तो तब है जब इसकी पाइपलाइन चेंज हो। जो अधिकारी उन लोगों की 2 महीने से बात नहीं सुन रहे थे, वो उन अधिकारियों को तत्काल मौके पर आना पड़ा, जनता की बात को सुनना पड़ा और वो काम शुरू कराया, और वो काम चल रहा है। मैं तो विपक्ष में हूँ, लेकिन ये जनबल की ताकत है, उन महिलाओं की ताकत है जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने हक की लड़ाई को लड़ा। तो क्या मेरे उनके उस प्यार के बॉन्ड को कोई तोड़ पाएगा? कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये पीड़ा का बॉन्ड है। दर्द और दुख का साथी जो होता है, बुरे वक्त का साथी हमेशा रहता है साथ में, सुख के साथी आते जाते हैं। बुरे वक्त में जो आपका साथी बने वही आपका असली साथी है। तो मैं उनकी बुरी वक्त जाती हूँ, तो जो प्यार वो मुझे देती है ना, वो उससे ज़्यादा रिलैक्स, उससे ज़्यादा पीस कहीं नहीं मिलता। लिटरली मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मतलब ईश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ ले आए, जहाँ मैं बहुत ही अलग मिजाज की एक लड़की थी, और मैं आज जब लोगों के बीच में जाती हूँ तो मैं बहुत भावुक महसूस करती हूँ, क्योंकि वो प्यार, उसका मोल वोट से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकती। वोटों की ही बात चल रही है और वोट को लेकर के ही सारी राजनीति है। 27 की जो बिसात है वो भी उसी पर बिछ रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है, उसमें जो पिछड़ा एंगल है उस पर भी बड़ा उसका फोकस होता है, और यही पिछड़ा वोट बैंक बसपा का भी एक बड़ा हिस्सा है। बहुजन समाज पार्टी भी इस बार बहुत ज़ोर शोर से लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी से उसकी ज़मीन लगभग खिसक चुकी है। तो ऐसे में अगर बसपा ने भी काफ़ी जोर लगाया तो लगता है आपको कि पीडीए का जो पिछड़ा है वो कुछ खसक सकता है, उनकी तरफ जा देखिए, सकता है? हम लोग मायावती जी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन बसपा लगी कहाँ हुई है, ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। धरातल पर बसपा कहाँ है? धरातल पर जब अन्याय हो रहा है तो बसपा कहाँ है? इतनी महिलाओं के साथ रेप का मुद्दा आया, चाहे वो विश्वकर्मा समाज की बेटी हो, चाहे कुशवाहा समाज की बेटी हो, चाहे वो तमाम जो और महिलाएं हमारी दलित समाज की बेटी, इतने मुद्दे आ रहे हैं। मायावती जी किस पीड़ित परिवार से मिलने गई? या बसपा का कौन सा नेता जनता के मुद्दों पर लड़ रहा है या सिलेंडर की लाइन के मुद्दों को उठा रहा है? कौन सा नेता? तो ये लगे कहीं नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्हें लगाना चाहती है कहीं कि ये खाली ओवरऑल वोट बांटने का काम करें, लेकिन इस बार पूरा जो पीडीए है वो एकजुट है, चाहे वो कोई भी समाज हो, और सब माननीय अखिलेश यादव जी पे ही आस्था और भरोसा रख रहे हैं। और हम मायावती जी के खिलाफ नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो गलत है उसे गलत कहेंगे। मायावती जी कहीं नहीं जाती हैं, किसी पीड़ित परिवार से नहीं मिलती हैं, और ना उनका कोई नेता जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि जो लोग उनको भरोसा करके वोट देते हैं, क्या कभी उनका कोई लड़ाया हुआ प्रत्याशी उनकी सुध लेने जाता है? जब आप पैसे से टिकट दोगे तो कोई क्यों जाएगा? तो हम तो आम लोगों की पार्टी हैं, हमारे यहाँ पैसा नहीं चलता टिकट में। आप आइए, संघर्ष करिए, आप अगर आपको उनको लगेगा कि हाँ आप लड़ाने लायक हैं तो आपको मौका मिलेगा। तो ये समाजवादी पार्टी है, ये नेताजी की विचारधारा की पार्टी है। अच्छा, बसपा के बाद कांग्रेस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में मिल करके चुनाव लड़ा था, लेकिन समाजवादी पार्टी को शायद अब ये महसूस हो चुका है कि वो जब जब गठबंधन में होती है तब जो सामने वाला होता है उसको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, चाहे बहुजन समाज पार्टी को दोबारा से जीवन दान मिल जाना हो या कांग्रेस के सांसद आ जाने हो। तो इस बार मोर और लेस अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कंफर्मेशन रहेगा कि जो जिताऊ सीट्स हैं उनको ही लेकर के बातचीत होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा उस पर। कैसे कांग्रेस की तरफ से डील किया जा रहा है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऑरा इतना पॉजिटिव है, उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि जो भी उनके अम्ब्रेला के नीचे आएगा उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा सब दलों को होता भी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल भी बहुत बड़ा है, वो किसी के साथ भी नकारात्मकता या मतलब भारी मन के साथ गठबंधन नहीं करते। वो एक पॉजिटिविटी के साथ कि हाँ हमें भी भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल उठता है कि कांग्रेस या तमाम जो दल हैं उनको भी अपनी तैयारी करनी चाहिए, और हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अब गठबंधन का क्या वो किस तरह से एक रहेगा, वो तो जो हमारा सीनियर नेतृत्व है वो तय करेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। लेकिन हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, और हमारे पास सिर्फ
एक ही विजन है, पीडीए की सरकार बनाना और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। दल कौन हमारे साथ गठबंधन में होगा, हम क्या करेंगे, किसको टिकट मिलेगा, हम कार्यकर्ताओं को इससे कोई मतलब नहीं। हमारा सिर्फ एक एजेंडा है कि जनता के सुख और दुख में रहना और पीडीए की सरकार बनाना। थोड़े पर्सनल सवाल भी पूछ लिए जाएं। पूजा शुक्ला अगर राजनीति नहीं कर रही होती हैं तो किस तरह अपनी दिनचर्या को बिताती हैं? देखिए, अगर प्रोफेशन वाइज चुनूँ तो मैं शायद पत्रकार होती, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कि पब्लिक इशू में इन्वॉल्व होना है। तो पत्रकार और वकालत मुझे हमेशा से बहुत इन्फ्लुएंस करती थी और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि जब मैं देखती थी टीवी चैनल्स पे एंकर्स को तो अच्छा लगता था। कभी नहीं सोचा था कि पॉलिटिशियन बनेंगे। ये हमेशा लगता था कि लोगों की बात करेंगे, तमाम मुद्दों पे ऐसे डिस्कशन करेंगे या कुछ चेंज होना चाहिए, बट पॉलिटिक्स का कभी नहीं सोचती थी। और शायद कोई भी आम लड़की नहीं सोचती होगी, बहुत ही कम लोग सोचते होंगे। तो ये एक मेरा अपना था कि मुझे पत्रकारिता और वकालत बहुत अच्छी लगती थी। और अपना जो भी होते रूटीन वर्क जो महिलाओं के होते हैं, कुकिंग करना अच्छा लगता है तो कुकिंग भी कर सकते थे, और बाकी अपना घर परिवार लेके चलते हैं। यही दिनचर्या होती है और आम महिलाओं की यही दिनचर्या है। 27 के बाद अब अपने आप को कहाँ देखते हैं? जनता के दिलों में, वही उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जीत और हार मायने रखती है? देखिए, जीत और हार तो सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। जीत या हार भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है तो किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने जो अपना टारगेट सेट किया हुआ है मैं वही अचीव करूंगी और मैं जीतूंगी, मुझे पता है। जब मन साफ है तो क्यों इस बात की नकारात्मकता। अगर बड़े परिवार के लोगों को मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं एक आम परिवार की बेटी को हमारी विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनेगी। अगर उनको 2 बार मौका दिया है तो मुझको 1 बार क्यों नहीं मौका देगी। जब वो बिना संघर्ष किए, बिना जेल जाए, बिना आंदोलन के, बिना जनता के सुख और दुख के विधायक बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकती। मैं तो संघर्ष करती हूँ, लोगों के बीच में रहती हूँ, मुद्दे उठाती हूँ, जेल गई हूँ, अनगिनत बार मुकदमे हैं मुझ पे, मेरे परिवार ने, मैंने सफ़र किया है। किसके लिए सफ़र किया है? मुद्दों के लिए तो सफ़र किया है। फिर से अगर धन बल का जोर लगा दिया गया तो? पूरा धन बल का जोर लगा लें। पिछली बार सरकार के दम पर वो जीते थे, मुख्यमंत्री ने उनका साथ दिया, डीएम ने उनका साथ दिया, चुनाव आयोग ने उनका साथ दिया। इस बार पीडीए मजबूती से लड़ेगा और जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, आज मैं बता रही हूँ, वो हर व्यक्ति मुझे वोट देगा। मुझे जब लोग मिलते हैं तो इतना पॉजिटिव बात करते हैं, भले ही लोग बोल नहीं रहे हैं लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होगा। दर्शकों से क्या अपील? बस यही अपील है कि सकारात्मकता को बनाए रखिए और किसी भी तरह की कोई भी एजेंडे की पॉलिटिक्स में मत फंसिए। मुद्दों की पॉलिटिक्स करिए, जो आपके हक और अधिकार की बात करे, जो आपके मूलभूत सवालों के लिए लड़े, उसके साथ जनता को रहना चाहिए। क्योंकि सत्ता परिवर्तन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ की अति बेहतर नहीं है। बिल्कुल, अति सर्वत्र वर्जते कहा भी जाता है। अब मेरा आखिरी सवाल यही है, कॉकरोच जनता पार्टी की हमने बात की और करीब आज से 10 से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी का भी जो अन्ना आंदोलन था, हमने उसके उदय की बात की थी, यूथ की बात करते हैं। राजनीति में आने से पहले तो तमाम तरीके के वादे और बहुत ही स्वच्छ छवि होती है, लेकिन राजनीति में जाने के बाद एक तरीके का बदलाव आ जाता है। शायद इसीलिए हम 75 साल, लगभग 80 साल आज़ादी के हो रहे हैं, हमारी राजनीति वहीं की वहीं है, जिसे पहुंचने के बाद कहते हैं कि सारे साफ चेहरे अंदर जाकर के धूमिल हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप अपने आप को मेंटेन रख पाएंगी, उस स्वच्छ छवि को मेंटेन रख पाएंगी? देखिए, मैं तो जब से राजनीति में आई हूँ मैंने विपक्ष ही पॉलिटिक्स की है, मैं तो कभी सत्ता में गई ही नहीं। मतलब अगर आप देखिए तो जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब मैं एज अ स्टूडेंट लीडर ही वर्क करती थी। मैं पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं थी ना, बस मैं सपोर्ट करती थी कि मुझे लगता था कि अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन कोई सत्ता का लाभ नहीं लिया मैंने। फिर जब 17 में सरकार गई, मैं तब से समाजवादी पार्टी के साथ दिनों रात काम कर रही हूँ एक कार्यकर्ता के बतौर की, वहाँ पर कैसे परिवर्तन हो, कैसे लोग। अगर मैं इतनी अधीर और इतनी खराब होती तो अब तक शायद बहुत सारे लोगों को मैंने देखा दल बदलते हुए, बड़े बड़े लोगों को जो बड़ी बड़ी बातें करते थे उन्होंने दल बदल लिया। तो हमने तो अपनी आस्था नहीं बदली। और मैंने आपसे कहा ना कि बुरे वक्त के जो दोस्त होते हैं वही अपने होते हैं। तो ये जो बुरा वक्त जहाँ बिताया है, अच्छा वक्त भी इन्हीं के साथ बिताएंगे और कभी भी इस तरह की छवि को धूमिल नहीं होने देंगे। क्योंकि आप देखिए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पे क्या कोई एक भी मुकदमा भ्रष्टाचार का या कोई भी ऐसे अपराध का मुकदमा है उनके ऊपर? नहीं है। तो जिनकी लीडरशिप में हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जब वो इतने स्वच्छ छवि के हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उनको देख करके इंस्पिरेशन मिलता है। चाहे वो आदरणीय डिम्पल यादव जी हों, चाहे वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे माननीय नेताजी हों, हम लोग ऐसे लोगों के साथ पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं जिनके ऊपर कोई आपराधिक ना उनका इतिहास रहा है और ना ही उन्होंने कभी इस तरह की चीज़ों को समर्थन किया है।
मतलब पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं और जोश भरपूर है। और युवाओं में जोश रहना भी चाहिए, बिना जोश के युवा निरस हो जाएगा, तो जोश तो होना चाहिए। एनर्जी तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद यही है इसी जोश के साथ हम 27 की जीत के बाद मिलें और फिर एक नए सिरे से अपनी बातचीत करें। हाँ, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका Thank you. हमारे साथ थैंक यू जुड़ने सो के लिए। मच। दर्शकों, इसी नोट के साथ अपनी इस मुलाकात को हम ख़त्म करते हैं कि जोश आप सब में भी भरपूर रहेगा। जोश इस बात को लेकर के कि पॉलिटिक्स पॉजिटिव तरीके से होनी चाहिए, और पूजा शुक्ला का भी यही मानना है कि वो भरपूर जनता के साथ रहेंगी, उनके सभी मुद्दों को समझेंगी। अब इंतज़ार है नतीजों का, 27 के बाद फिर से मिलेंगे, लेकिन तब तक आपके लिए राजनीति की भरपूर खबरें हम ज़रूर लाते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज़ के साथ।